हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि बाल विकास की संकल्पना क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि वृद्धि और व विकास का अर्थ क्या होता है और अंतर क्या होता है। लेकिन आज अंतर को हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि बाल विकास की विशेषताएं क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाल विकास एक जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको पोषण के बारे में बताया था, वृद्धि के बारे में बताया था, प्रजाति के बारे में बताया था। तो इन सब सारी चीज़ों को चर्चाएं मैंने की थी। जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि पहले प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिए, तभी आप इस लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपको मैंने जो बच्चे होते हैं, 2 महीने के बच्चे कैसे होते हैं, 2 मंथ के बच्चे कैसे होते हैं, इनकी क्या एक्टिविटी होती है, 3 मंथ्स के बच्चे क्या होते हैं, आप इन सब सारे बच्चों को आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको इमेजिनेशन करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत अच्छे से इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ताकि आपको इमेजिनेशन करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2 मंथ का बालक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरा है 3 मंथ का बालक, जो 3 महीने के बालक होता है, इसकी एक्टिविटी क्या होती है। फिर आप देख सकते हैं 7 वीक का बालक कैसे होता है, फिर 8 मंथ का बालक कैसे होता है, फिर 10 मंथ का बालक कैसा होता है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी क्या होती है। 11 मंथ के बालक कैसे होता है, इसकी एक्टिविटी क्या होती है। इन सब सारी एक्टिविटी को आप ध्यान रखिएगा, ताकि आगे चलकर जब मैं पढ़ाऊँ और आपसे बताऊँ कि 2 महीने के बाद बच्चे की एक्टिविटी ए रहती है, 3 मंथ के बालक की एक्टिविटी ए रहती है, ठीक है, 10 महीने के बच्चे की एक्टिविटी ऐसी रहती है, और 7 मंथ के बच्चों की एक्टिविटी ऐसी रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ में 8 महीने का बालक रहेगा, उसकी एक्टिविटी क्या होती है। 11वें मंथ के जो बालक होते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या होती है। आइए हम आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, जैसा कि जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं उनको हमारे बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर, आयुष IAS एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर। मैं आप लोगों से एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि यदि आपको PDF चाहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए, जो भी क्लासेस हमारे यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको PDF यदि चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 89 20 340 192, यानी कि 8920340192 पर आप मैसेज करिएगा, और उसमें जिस सब्जेक्ट की आपको PDF चाहिए, जिस टॉपिक की PDF चाहिए, आप PDF यानी कुछ टॉपिक का नाम मेंशन करके आप लिख दीजिएगा, सो दैट मैं आपको ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लास शेड्यूल चेंज कर दिया है, आप लोग जानते हैं क्लास शेड्यूल चेंज हो गया है, ठीक है। अभी प्रीवियस 2 और 3 डेज से मैं क्लासेस नहीं डाल पा रहा था, उसका कुछ पर्सनल रीज़न था, इसलिए मैं नहीं क्लासेज आप तक पहुंचा पा रहा था। लेकिन अब से आप तक सारी क्लासेज आप तक पहुंचेंगी। जो भी आपको टाइमिंग दिया गया है, एज द सेम टाइम पर आपको सारी क्लासेज आप तक पहुंचेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि न्यू यानी कि दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस की करंट अफेयर्स की क्लास आपकी 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में होगी, ठीक है। दूसरी क्लास आपकी रहेगी साइकोलॉजी, जिसमें सीटेट और ऑल टेट भारत की कोई भी परीक्षा अगर आप साइकोलॉजी से संबंधित एग्जाम देना चाहेंगे तो आप इसी साइकोलॉजी को आप देख लेंगे, जो हमारी क्लास आप तक प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरी क्लास जो है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन या तो पॉलिटी, दोनों वैकल्पिक ऑप्शनल चलेंगे, यानी कि वैकल्पिक रहेंगे। हो सकता है एक दिन आपको इंटरनेशनल पढ़ाया जाए या पॉलिटी पढ़ाया जाए, ठीक है। एक दिन पॉलिटी हो सकती है, एक दिन इंटरनेशनल, या जो भी मैनेज होगा वो मैं कर लूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें ये भी मैं आपसे बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिस प्रोग्राम का नाम है, आप जानते हैं कि नाउ नो कन्फ्यूजन सर। नाउ नो कन्फ्यूजन सर के नाम से मैंने एक वीडियो आप तक पहुंचा भी दिया है, जिसमें आपको
दो मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया है, बियर मार्केट क्या होती है और बुल मार्केट क्या होती है। ठीक है, अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगे चलकर मैं कुछ क्लासेस में थोड़े से और भी आपको बता दूंगा, ताकि आप जाकर उस प्रीवियस वीडियो को आप देख सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा अब ना करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कम टू द पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे कि इसके बारे में आप जानते हैं, ग्रो एजुकेशन के नाम से हमारी टैगलाइन चल रही है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की अब चर्चा ना करते हुए। अभिवृद्धि और अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो पहला जो पॉइंट कहा जा रहा है कि अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उपांगों में होने वाले परिवर्तन से, उसे क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि का संबंध क्या होता है, शरीर के किसी अंग अथवा उपांगों में से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि कहा जाता है। अब यहीं पर विकास की बात कर लेते हैं। विकास जो होता है, विकास समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक होता है। समस्यात्मक, देखो समस्या कहीं ना कहीं, जब विकास के समस्त अंगों के साथ विकास होती है तो इसमें जब वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारा शरीर जब बढ़ता है या हमारे शरीर के अन्य भाग जब बढ़ते हैं, उसके साथ जब विकास भी होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समग्र, यानी कि समग्र मतलब पूरी तरीके से समस्या थोड़ी थोड़ी उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आप ऊपर को पॉइंट ना भी याद रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि जो होता है, अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। और विकास जो है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक, आपको पता होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया भी था और सारी चीज़ें मैंने आपको इमेजिनेशन करके भी बताया था। और नेक्स्ट है, तीसरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि अभिवृद्धि का अर्थ जो होता है वो संकुचित होता है। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि का जो अर्थ होता है उसे, वो क्या होता है, संकुचित होता है, छोटा होता है। लेकिन विकास का जो अर्थ होता है वो व्यापक होता है। विकास का अर्थ क्या होता है, व्यापक होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। संकुचित शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है, अभिवृद्धि में किया गया है। और विकास यानी कि व्यापक शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, विकास में किया गया है दोस्तों। तो इसको आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। बस इतना भी यदि आप याद रखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है कि अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अभिवृद्धि में क्या होता है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, लेकिन विकास में समानता होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि में जो होता है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, लेकिन विकास में क्या होती है, विकास में क्या होती है, समानता होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। दूसरी चीज़ें, अभिवृद्धि मात्रात्मक या प्रत्यक्ष व बाह्य होती है। अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, प्रत्यक्ष होती है व बाह्य होती है। तो मैंने आपको उस प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ समझाने का प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आपको एक तरह से जो तकनीकी शब्द हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के दृष्टिकोण से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, विकास में क्या होता है, विकास जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है व आंतरिक होता है, आंतरिक होता है व अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर, विकास और अभिवृद्धि में आपको समझ में आया होगा शायद। दूसरी चीज़ें हैं कि अभिवृद्धि को क्या होता है, नापा या तौला जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि विकास का सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इस बात को आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो आप गलत मत करिएगा, क्योंकि इसको मैंने आपको हर एक लेक्चर में, यानी प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है और इस लेक्चर में भी मैं आपको समझा रहा हूँ।
ठीक है, तो इस बात को आपको 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है कि अभिवृद्धि जो है मापा जा सकता है, लेकिन विकास को सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक या प्रत्यक्ष रूप से होती है, और विकास क्या होती है, अप्रत्यक्ष या आंतरिक होता है। ठीक है, दूसरी चीजें हैं, अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं और विकास में समानता होती है। ठीक है, अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है, संकुचित शब्द का प्रयोग किया गया है, और विकास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, व्यापक का प्रयोग किया गया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको याद रखने वाली बात क्या है कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक आकर रुक जाती है, और विकास जो होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको खुद देखने को वहाँ मिलेगा कि हाँ सर ने जितना बताया था वाकई में सही है। क्लियर? आइए जानते हैं अब आगे की कहानी क्या है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बाल विकास के सिद्धांत आखिर क्या हैं। बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं दोस्तों? बाल विकास के सिद्धांत के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट हैं गैरिसन जी तथा अन्य इनके साथ अदर लोगों ने भी बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बताया है। जैसे ये लोग कहते हैं कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, और तब हमें उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, और जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या होता है? विकास के सिद्धांत को आपको कैसे याद रखना है? जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसमें हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, और वही परिवर्तन होता है वो निश्चित होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, विकास के सिद्धांत कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? विकास का सिद्धांत कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि विकास के सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। विकास के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत आपके सामने है, निरंतर विकास का सिद्धांत। आपको इस शब्द को याद रखना है, निरंतर यानी इंग्लिश शब्द भी आप याद कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ की बात की जा रही है। इस सिद्धांत में क्या कहा जा रहा है? निरंतर विकास का सिद्धांत में कहा जा रहा है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। अविराम का मतलब क्या होता है? कभी न रुकने वाली चीज़ जो होती है उसे अविराम कहते हैं। जैसे हम रुक जाते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट हम जा रहे हैं दिल्ली, मान लो हमें गाजियाबाद से दिल्ली जाना है, मान लो सपोज दैट, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताना चाहूँगा कि मान लो हमें गाजियाबाद से दिल्ली जाना है। अगर हम लगातार गाजियाबाद से दिल्ली चलते जा रहे हैं, तब ये क्या होगा? निरंतर यानी कि अविराम हो गया, सीधा हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। अगर हम इसके बीच में कहीं रुककर एक तरह से आराम करते हैं तो वहां पर क्या हो गया? विराम की अवस्था हो गई। तो यहीं पर बात की जा रही है, जो निरंतर विकास का सिद्धांत कहा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। इसमें एक खास बात ये है कि गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें क्या होता है कि गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। अब मैं आपको एक उसके माध्यम से बताना चाहूँगा, ग्राफ के माध्यम से, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक मिनट दोस्तों, इरेज कर दूँ। हाँ, आप देखिए एक बार कि यहाँ पर कहा जा रहा है गति जो होता है कभी तीव्र होती है। मान लो एक ग्राफ है, कभी ऐसे हो जाती है और कभी बिल्कुल धीरे, कभी ऐसे ऐसे चलने लगती है। यानी कि जो विकास की गति होती है कभी तो तीव्र हो जाती है, कभी तीव्र हो गई, और कभी मंद पड़ जाती है, कभी मंद पड़ जाती है। अब उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे तो आपको विकास का सिद्धांत समझ में आ जाएगा।
मैंने आपको स्क्रीन पर कुछ बालक के चित्र दिखाए थे। अब उन बालकों में आप किसी एक बालक का जो 3 वर्ष का था उसके बारे में आप इमेजिनेशन करिए कि प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही तीव्र होती है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। आपने देखा भी है कि जब 3 वर्ष का बालक होता है तो उसके अंदर काफ़ी एक्टिवनेस रहती है, हर चीज़ जल्दी सीख जाता है, हर चीज़ जल्दी समझ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर मंद पड़ने लगता है, वो चीज़ों को और भी समझने का प्रयास करने लगता है, इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी मंद की गति आ जाती है। ठीक है, निरंतरता के सिद्धांत में आपको क्या याद रखना है, निरंतरता के सिद्धांत में आपको ये रखना है याद कि निरंतरता विकास का सिद्धांत में ये आपको याद रखना है, विकास की जो प्रक्रिया होती है अविराम गति से होती है, यानी कि निरंतर चलती रहती है। और दूसरी चीज़ें आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरी पॉइंट, गति, यह गति क्या होती है, कभी तीव्र हो जाती है और कभी मंद पड़ जाती है। और उदाहरण स्वरूप आप इसको याद रख लीजिएगा कि प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, मंद पड़ जाती है। क्लियर। अब आइए जानते हैं दूसरे सिद्धांत की बात कर लेते हैं। दूसरा सिद्धांत यहाँ पर कहा जा रहा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास की विभिन्न। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ऑफ रेट की बात की जा रही है, डिफरेंट ऑफ रेट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ग्रोथ की बात की जा रही है कि विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डगलस एवं हॉलैंड जी, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि जो विकास की विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में, देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि विभिन्न व्यक्तियों की, मान लो ए व्यक्ति हो गया, विभिन्न में ए बी सी, यानी कि एक से अधिक लोग जब मिल जाएंगे तो कई लोग बन जाते हैं और उन्हें हम विभिन्न की संज्ञा दे देते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में क्या होती है, विभिन्नता होती है। और विभिन्न विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। विभिन्नता विकास के जो विभिन्नता होती है, जो वही विभिन्नता होती है वही विकास के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के माध्यम से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत में क्या कहा जा रहा है, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार ये कहते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है और वही विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें तो जो व्यक्ति, अब उदाहरण में देखते हैं, एक बार आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः हमेशा बड़ा, यानी कि बड़ा होने पर भी वो क्या हो रहता है, लंबा होता है। और दूसरी चीज़ें देखा गया है कि जो बच्चा जन्म के समय छोटा होता है और साधारणतः यह भी देखा गया है कि जब बड़ा होने पर वो क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, समझ में आया विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। मान लो अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से, सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, एक मिनट, हाँ देखो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाऊंगा। जैसे मान लो ए व्यक्ति है, ए बालक है, यह बालक जन्म के समय लंबा था। कल्पना कीजिए जब इसका जन्म हुआ होगा तो ये लंबा रहा होगा। अब ये जब बड़ा होगा तब भी यह कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक, फिर उसके बाद बी व्यक्ति है, बी बालक है, सॉरी बी बालक है, ये जन्म के समय कैसा था, छोटा था, ये जन्म के समय कैसा था, छोटा था। ठीक है, अब बड़ा होने पर भी ये कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। यह कौन से सिद्धांत की बात की जा रही है कि विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत में कौन कह रहा है, डगलस और हॉलैंड। आपको इस एग्जाम्पल को याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो व्यक्ति जन्म के समय, यानी कि जो बालक या जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है और वह बड़ा होने पर भी लंबा होता है, लंबा रहता है, और जो व्यक्ति जन्म के समय छोटा होता है वह बड़ा होने पर भी क्या रहता है, छोटा रहता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत की बात की जा रही है। एकीकरण के सिद्धांत की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात की जा रही है।
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मैं आपसे एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, जब आपको हिंदी समझ में ना आए तो आपको इंग्लिश देखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। एकीकरण के सिद्धांत की बात क्या की जा रही है। एकीकरण के सिद्धांत में कहा जा रहा है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को, बालक क्या करता है, पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। देखो, बालक पहला प्रयास करता है कि संपूर्ण अंग को मैं चला सकूं, फिर क्या करता है बालक, दूसरा प्रयास ये करता है कि अंग के भागों को चलाने का चलाना सीखता है। उसके बाद क्या करता है, वह उन अंगों में एकीकरण करना सीख जाता है। देखो, पहला प्रयास करता है, पहले प्रयास में संपूर्ण अंग तो चलेगा नहीं, ठीक है। एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है, अगर कोई बालक अब जन्म के समय अगर वो पूरे अंग को चलाना चाहे, संपूर्ण अंग को चलाना चाहे, क्या यह संभव है? नहीं है। लेकिन वो चलाने का प्रयास करता है, ठीक है, लेकिन नहीं चल पाता, ठीक है। फिर वो क्या करता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, ठीक है। जब अंग के भागों में क्या आ सकते हैं, जैसे कि आपका हाथ, उंगली, ठीक है, पैर, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गया, ये आपके हो गए अंग के अन्य भाग। फिर उसके बाद क्या करता है, एकीकरण करना सीख जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे उदाहरण में कहा गया है कि वह पहले पूरे हाथ को चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अब आप देखिए, आप कल्पना करिए कि एक बालक है, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, एक बालक है, मुझसे बालक तो चलो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बालक है, यहाँ पहले प्रयास क्या करता है, पहला प्रयास करता है मैं संपूर्ण अंग को चलाऊं, लेकिन नहीं चला पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर दूसरा प्रयास क्या करता है, अंग के अन्य भागों को चलाना सीखता है। जब अंग के अन्य भागों को चलाता है तो वह चलने लगता है, जिसमें मान लो सबसे पहले उसने हाथ चलाना जब सीख गया तो हाथ के साथ साथ उंगली भी चलाना सीख गया, ठीक है, उंगलियां भी चलाने लगा। तो अब क्या हो गया, एकीकरण हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। हाथ चलाया, साथ साथ उंगलियां चलाना सीख गया। अब हाथ चलाना सीख गया, उंगलियां चलाना सीख गया, तो वो पैर का भी हाथ चला सकता है, हाथ और पैर को भी एक साथ चला सकता है। तो इस सिद्धांत, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एकीकरण का सिद्धांत बोला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एकीकरण का सिद्धांत बोला जाता है। एकीकरण का सिद्धांत वह होता है, अगर आपको एक ही शब्दों में बताना है तो एकीकरण का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसमें बालक क्या करता है, अंग के अन्य भागों को चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे एक साथ उनको इंटीग्रेट कर लेता है। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात हम करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत हमारे सामने है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है इंडिविजुअल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल की बात की जा रही है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का डिफरेंशिएट का सिद्धांत की बात की जा रही है। इस सिद्धांत में क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। आप कल्पना कीजिए कि प्रत्येक कोई भी बालक होगा और बालिका, उसका जो विकास का स्वरूप होगा उसका सबका अपना स्वयं होगा, दोनों का, बालक का अलग होगा और बालिका की अलग होगा विकास का स्वरूप, ठीक है। इस स्वरूप में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। अब इसे क्या बोला जाता है, वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, बालक का अपना विकास होता है स्वयं का और बालिका का अपना विकास होता है। क्लियर। एक ही आयु के, नेक्स्ट बातें कही जा रही है, एक ही आयु के दो बालकों और दो बालिकाओं या एक बालक और एक बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में विभिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, ठीक है। अब मैं आपको अपने एग्जाम्पल में समझाना चाहूँगा अपने शब्दों में, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो ए बालक है, बी बालक है, ठीक है, ए बॉय है, ठीक है, ए गर्ल है, ठीक। देखो, अब बालक का जो विकास होगा, अगर हम सामाजिक रूप से देख लेते हैं, बालक का विकास क्या होगा, बालक का सामाजिक रूप क्या होगा, सामाजिक विकास कैसे होगा। अब इस समाज के जब अंदर जाएगा, यानी कि समाज के साथ जब जुड़ेगा, समाज के लोगों के साथ जब बैठेगा, तो क्या सीखेगा, वहाँ के आदर्श नियमों को पालन करना सीखेगा,
जो बड़े होंगे उनका पैर छूना सीखेगा। लेकिन अब यहीं पर मान लो बालिका जो रहेगी, सपोज दैट अब बालिका जो रहेगी वहाँ पर वो भी समाज के साथ जा रही है, लेकिन इसका सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, या क्या करेगी, पैर वगैरह नहीं छुएगी, पैर वगैरह फीट वगैरह नहीं टच करती है बड़ों को, बस नमस्ते करती है। तो इसका जो सामाजिक विकास हुआ इसका अलग हुआ और इसका अलग हुआ, यानी कि बालिका का जो सामाजिक विकास हुआ उसका अलग हुआ और बालक का जो सामाजिक विकास हुआ वो अलग हुआ। अब इसी तरीके से मानसिक रूप से भी देखा जा सकता है। मानसिक रूप से भी कैसे देखा जा सकता है, बालक क्या देखता है, मानसिक रूप से समाज को कुछ अलग अलग रूप में देखता है और बालिका समाज को एक अलग रूप में देखती है। कैसे देखती है, अब देखो जो बालक होता है, बालक को समाज में क्या होता है, ऊंचा स्थान मिलता है, और बालिका को क्या होता है, उसके साथ नीचा, यानी कि उसके साथ एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इसलिए बालिका कभी कभी क्या करती है, उसका समाज के प्रति अलग व्यवहार होता है और बालक का क्या होता है, उसका समाज के प्रति अलग व्यवहार होता है। लेकिन अब ये सब सारी चीज़ें समानता हमें दिखाई दे रही है, यानी कि अब समानता आना स्टार्ट हो गई, काफ़ी दिनों से समानता आ रही है। अब बालक और बालिका में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रह गया है। अब समाज भी एक तरह से एक्सेप्ट करता है, चाहे बालक हो या बालिका हो, ठीक है। लेकिन ये पहले की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और यहाँ जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है ये है एक्चुअली 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये विभिन्नता की चर्चा की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। अब ये रहा हमारा लास्ट लेक्चर। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया, सारे सिद्धांत के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दिया। फिर वही आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि 2 महीने का बालक कैसा होगा, 3 मंथ्स का बालक कैसे होगा, इसकी एक्टिविटी क्या होगी, 10 महीने का बालक कैसे होगा। इन सब सारे बालकों को आप इमेजिनेशन करके देख लीजिए और अच्छे से आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि कल का जो लेक्चर आपके सामने आएगा, जो कल की क्लास आपके सामने आएगी, वो आपको इन्हीं सभी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। एक बातें मैं और जोड़ना चाहूँगा आप लोगों से कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपना एक बार कमेंट जरूर किया करें, आप अपना राय व्यक्त किया करें, ठीक है, क्योंकि राय व्यक्त करना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इम्पोर्टेंस समझते नहीं हैं, ये थोड़ी सी कमी मैं जानता हूँ। ये मैं आप लोगों से शिकायत भी करना चाहता हूँ कि आप लोग से शिकायत है कि आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय नहीं व्यक्त करते हैं। ये मेरे लिए थोड़ी सी दुख की बात होती है, मैं कहता हूँ, ठीक है। कम से कम राय व्यक्त करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं अपने राय व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा अलविदा आज के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। आप अपनी ज़रूर कमेंट के माध्यम से, मैं आपसे कहूँगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर अपना राय व्यक्त करें और लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।